400 पार तो ये हो गया कि उन्होंने ऐसा कहा था कि सिलेंडर की प्राइस 400 थी, तो सारी महिलाएं देश में परेशान थी, वो 400 पार करके 1200 तक गया। फिल्म इंडस्ट्री वाले, ये हीरो लोग, हीरोइन लोग, ये ड्रग माफिया का भाईबंद है लोग। तो कंगना रनावत कौन है? वो मेरी बहन ने उसके मुंह पे जो तमाचा मारा, बहुत जोर से मारना चाहिए था। जो 10 या 11 लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनमें से राहुल गांधी का नाम है। इन लोगों ने उसके ऊपर शंका की, वो 100% सही है, ईवीएम में घोटाला है। जो अगर छोटी सोशल मीडिया नहीं होती तो आज का माहौल भी बदल जाता। नेहरू की टोपी की जो कीमत है वो किसी की नहीं होती है, लेकिन नेहरू की जैसी किसी की तुलना नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। नेहरू नेहरू है। लोकसभा चुनाव 2024 पूरा हो चुका और किसी को भी इस बार बहुमत नहीं मिली। लेकिन हालांकि ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से विवादों में आ गया है। बता दें आपको, एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है एआई के जरिए से, और वही ये विवाद अब भारत तक पहुंच गया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके इसके बारे में बोल दिया, और राहुल गांधी ने यहाँ तक बोल दिया कि ईवीएम देश के अंदर महज एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। अब ईवीएम का मुद्दा क्या संसद तक भी पहुंचेगा, इस तरीके के आकलन शुरू हो गए। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र जनता जुड़ रही है। सीधा लोगों से जुड़ूंगी। सर, कैसे देखते हैं, चुनाव हो चुका है, चुनाव से पहले ईवीएम की बात की जाती थी और अब फिर एक बार ईवीएम का मुद्दा गर्म हो गया है। एलन मस्क से शुरुआत होती है, जो बड़ी बात कह रहे हैं कि छेड़छाड़ करना ईवीएम से बहुत ही आसान है। बिल्कुल छेड़छाड़ करना आसान है। देखिए, ऐसा है कि ईवीएम मशीन में फ्रॉड है। ये तो 2014 से लेके आज तक बहुत बार वो साबित भी हो गया है। कई मास्टर लोगों ने, उसमें के तज्ञ हैं, उसमें के इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, आईआईटी इंजीनियर है, आईएएस अधिकारी है, इन सब लोगों ने ईवीएम मशीन पे शंका उपलब्ध की है और वो एकदम बिल्कुल सही है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आज की जो चुनाव हो गए, एक दिल्ली की बात मैं करता हूँ। दिल्ली की जनता को, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं तो किसान संगठन से हूँ, शरद जोशी विचार मंच, राष्ट्रीय किसान संगठन एनयूबीसी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन चुनाव की बात देख लिया जाए, दिल्ली के लोगों को ये आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं दिया है। मोहल्ला क्लिनिक दिया, हॉस्पिटल दिया, बिजली दिया, पानी दिया, इतने अच्छे रोड दिए, इतना अच्छे, उस बिजली मुफ्त में दिया सब कुछ। इतना सब कुछ मुफ्त देने के बाद ये इन लोगों के सीट 2000 से लेके 200 से लेके 1200 तक हार जाती है। एमपी के बाद देखिए, एमपी की पूरी मैं बीजेपी को अपने पूरा 500, उन्होंने तो डिमांड की थी हमारी 450, अब की बार 400 पार तो ये हो गया कि उन्होंने ऐसा कहा था कि सिलेंडर की प्राइस 400 थी, तो सारी महिलाएं देश में परेशान थी, वो 400 पार करके 1200 तक गया। लेकिन बीजेपी 240 पे रुक गई, तो लगता नहीं ईवीएम का मामला ऐसे ही उड़ाया जा रहा था? अगर ईवीएम में कुछ होता तो बीजेपी 400 पार कर लेती। नहीं कर लेती बीजेपी। मुझे किसी ने, जैसे आपने अभी बात छेड़ी है, वैसी सेम बात इलेक्शन के पहले मुझे किसी ने और सारे पत्रकार ने बताई थी, पूछी थी कि इस वक्त सारे किसान, सारी जनता बीजेपी के खिलाफ थी। बीजेपी के मतलब बीजेपी पार्टी, कोई भी पार्टी खराब नहीं होती है, पार्टी के नेता लोग खराब होते हैं, पार्टी का नियोजन खराब होता है। पार्टी में जो उनका जो ये हो गया था, मैंने बोला था कि 170 से लेके 197 के आगे बीजेपी नहीं जा सकती, और ये तय भी हो चुका है कि, लेकिन उनका देखो 79 सीट, 200 से लेके 167 वोट से लेके 1200 वोट तक उनका 69 सीट चुन के, मार्जिन कम रहा है। मार्जिन कम है तो सारे डीएमए को, इसमें आईएएस अधिकारी का बहुत बड़ा हाथ है। ये देखिए, खाली परसों का मैं एक मामला आपको बताता हूँ, बहुत गंभीर मामला है। वो क्या कहती है, वो एक एमपी है सिने कलावंत, जो हमारी जो सिक्योरिटी बहन है, उसने उसको चेकिंग के लिए उसका पर्स मांगा। क्या नाम था वो एमपी का? कंगना रनावत। वो अपनी पर्स नहीं दे पाई चेकिंग के लिए। ये फिल्म इंडस्ट्री वाले, ये हीरो लोग, हीरोइन लोग, ये ड्रग माफिया का भाईबंद है लोग। ये छोटा माफिया वो बैग में डाल के लेकर, कुछ ऐसा ही वहाँ पर पर्स ना देने की जो कारण है, यही मैं बोलता हूँ कि मेरा किसान अगर ये गेट पे जाता है, मंत्रालय के गेट में जाता है, उसका ये बिल्ला तक चेक किया जाता है। वो कंगना रनावत कौन है?
वो मेरी बहन ने उसके मुंह पे जो तमाचा मारा, मैं बोलता कि बहुत हल्लू मारा है। आप कह रहे सही मारा था। मारा नहीं, बहुत जोर से मारना चाहिए था। अच्छा। मैं उनका समर्थन नहीं, मैं वो जो हमारी जो बहन है जो सिक्योरिटी है उन्होंने जो मारा, हमने सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से एप्लीकेशन किया है कि उनका निलंबन रद्द करे और कंगना रनावत का निलंबन रद्द, उनका एमपी का सीट में बैन लगाइए, उनको एमपी पद से हटाओ। ठीक है, वापस मुद्दे की तरफ आते हैं ईवीएम से और एक दो मुद्दे पर और जिक्र करेंगे। क्या लगता है, राहुल गांधी भी अब ईवीएम को लेकर के बोल रहे हैं कि ईवीएम महज एक यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स की तरह है और दिखावा किया जाता है कि देश के अंदर लोकतंत्र है, जबकि लोकतंत्र देश के अंदर बचा नहीं है। बिल्कुल सही है। देखिए आज तक 76 ईयर में जो 10 या 11 लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनमें से राहुल गांधी का नाम है। सब लोगों ने उनको गलत बोला था, मैंने कब बोलूँ ना, नहीं गलत बोलूँगा। वो बहुत दिमाग वाला है, होशियार भी है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल भी है, IRS है वो। इन लोगों ने उसके ऊपर शंका की, वो 100% सही है, ईवीएम में घोटाला है। ठीक है, आप मार्जिन की बात कर रहे हैं, कम मार्जिन से कई सीटें भाजपा जीती है। हमने देखा था अमित शाह की तरफ से कॉल्स गए जो चुनाव की जब मतगणना हुई थी उससे ठीक पहले बताया गया था कि कई डीएम्स को कॉल गए, तो क्या इसी वजह से कॉल्स गए थे कि पूरी सेटिंग की जा सके? नहीं, सेटिंग की हुई है, वो तो सारी पब्लिक हो गई, पहले ही पब्लिक हो गई थी वो सेटिंग, ये सेटिंग हो गई थी, ये हार गए थे। कई मीडिया ने 130 से लेके 170 तक बीजेपी का आंकड़ा बताया था, 170 से लेके 195 तक भी बताया। लेकिन देश के बड़े बड़े चैनलों ने तो 400 पार दे दिया था। वो तो खरीदे हुए चैनल है, देखो खरीदा वाला आदमी कुछ भी बोल सकता है। हमारे लिए अगर किसान को अगर कुछ पूछ लिया तो हम मीडिया को सीधा बताते हैं कि ये राजनीति वाले ने हमारे देश को भी बेच दिया है। मीडिया कौन सी बड़ी बात है, जो अगर छोटी सोशल मीडिया नहीं होती तो आज का माहौल भी बदल जाता। अगर छोटी मीडिया अगर लास्ट तक गई होती तो आज कांग्रेस अलायंस सत्ता में था। ठीक है, ईवीएम का जो मामला है फिर से एक बार गर्म हो गया, लेकिन हमने देखा जैसे ही चुनाव हुए, एनडीए की मीटिंग होती है और पीएम मोदी वहां पर तंज करते हैं कि मैंने बोला कि चलो चुनाव के रिजल्ट तो छोड़िए, ये बताइए ईवीएम जिंदा है क्या? ईवीएम मरा हुआ है, लेकिन सही बात यह है कि देखिए मैं मोदी जी को शुभेच्छा देता हूँ, देश के प्रधानमंत्री है, उनका तो मतलब मकसद था कि मैं तीसरी बार शपथ ले लूं, उन्होंने तो ले लिया है। अच्छा, अभी इतिहास में नाम आ चुका है, नेहरू के बाद उनका नाम आ चुका है। लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे जो है ये मेरे राजा है और हम भी राजा है। नेहरू की बात आप कर सकते हैं, नेहरू की टोपी की जो कीमत है वो किसी की नहीं होती है। नेहरू का नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन नेहरू की जैसी किसी की तुलना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। नेहरू है, नेहरू है। ठीक है, ईवीएम के मामले में आपको इलेक्शन कमीशन का क्या रुझान लगता है? इलेक्शन कमीशन ने भी देखिए तंज किया था कि अब 5 साल के लिए ईवीएम को सोने दीजिए, आराम करने दीजिए, यानी कि 5 साल बाद फिर से जो इस पर इल्जाम लगाइएगा, यानी ईवीएम पूरी तरीके से यही तो गलती है पॉलिटिकल वाले का। अपोजिशन वाले ने भी हर वक्त, जैसे राहुल गांधी ने, अरविंद केजरीवाल ने, शरद पवार जी ने जैसे हर मुद्दे टाइम पे उठाए थे, वैसे ही मुद्दे हर वक्त इन लोगों ने टाइम पे उठाने चाहिए। आज भी शरद पवार जी बोल रहे हैं कि जो सत्ता आ गई है वो गलत नीति से आ रही है। बिल्कुल, अभी वो जो हमारे में से है, हम भी पवार है, वो भी पवार है, हम भी धार संस्थान से, वो भी धार संस्थान, लेकिन फ़र्क है कि उनकी राजनीति का जो अभ्यास है वो बहुत बड़ा है। उनका जो मतलब कहने की बात ये है कि उनके ऊपर जितने भी है, ये बीजेपी में जितने भी आजकल के नेता, एक नितिन गडकरी छोड़ दिए तो बीजेपी में कोई नेता ही हमको नज़र नहीं आता है। बाकी नेता भी फ्रॉडेड है, मशीन भी फ्रॉडेड हो गई, ईवीएम भी फ्रॉडेड हो गई। इन लोगों ने चुनाव के वक्त डीएम को मैनेज किया और सारे पेपर में आ गए, सारे छोटे न्यूज़ वाले ने भी दिखाया कि सारे डीएम को एक बड़े नेता का फ़ोन आ गया, सारे ने दिखाया। बड़े ने वो नहीं दिखाया, बड़े नेता ने और दूसरा कुछ दिखाया। लेकिन अगर एक ही साथ में लास्ट 25 मई और 1 जून को अगर पूरा हिंदुस्तान में अगर इलेक्शन हो जाता है एक ही दिन में, तो मैं बोलता हूँ जो हालत कभी कांग्रेस की थी 2014 में 44, वो हालत बीजेपी की होती है। किसान 200 तक रह जाती भाजपा अगर ईवीएम का मुद्दा नहीं होता। ईवीएम का मुद्दा नहीं होता, बैलेट पेपर पे अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी आती ही नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 2014 को किसान के खिलाफ कांग्रेस गई तो भी हमने किसान नेता ने बोला था कि किसान के खिलाफ जो जाएगा
वो जो देश को धोखाधड़ी में लाता है वो पार्टी संकट में आती बिल्कुल। है। एक आखिरी सवाल, अब जब एलन मस्क ने, देखिए वो देश से नहीं आते, विदेश से बहुत बड़ा नाम है, एलन मस्क ने मुद्दा उठाया, तो क्या आपको लगता है अब सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या इस पे थोड़ा सीरियस होकर के नोटिस लेगा? निकलना चाहिए, जुडिशियल मैटर भी है और जुडिशियल में भी इसने ध्यान देना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन भी अगर हमारे देख किसान के पास तबेले पे जो हम लोग काम के लिए नौकर रखते हैं उससे भी क्या बोलने का भी ये इलेक्शन भी गया गुजरा, आप कह रहे हैं। नहीं बोल ही नहीं सकते ना। एक आखिरी सवाल लेती हूँ, आप किसान नेता हैं, आप सब किसान से जुड़े हुए हैं, आप लोग काफ़ी नाराज़ आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। हालांकि चुनाव से पहले एक नाराज़गी थी, लेकिन हमने देखा जो रिजल्ट आए तो कहीं ना कहीं किसान भी हैं कि भाजपा के साथ नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो मुद्दा पहले मुझे पूछना चाहिए था कि लास्ट 3 इयर्स में हिंदुस्तान में 7,000 किसानों ने सुसाइड किया है 3 साल में, और बीजेपी के 10 ईयर में 1,12,000 किसानों ने आत्महत्या की। इतनी बहनों की हमारी बिंदिया और मंगलसूत्र ये सरकार ने छीन लेकिन ली। सरकार तो दावा करती है अगर किसी सरकार में सबसे ज़्यादा किसानों की बात हुई, आर्थिक जो व्यवस्था है जो उसकी सुधार हुई है, तो सिर्फ भाजपा सरकार। हमारे नेता ने कभी सरकार से भीख नहीं मांगी थी। हमारे नेता ने ये कहा था कि सरकार समस्या क्या सुलझाए, खुद सरकार एक समस्या है। ये जो सरकार बोल रही है 2,000 क्यों दिया, किसने मांगा था, कौन सा आंदोलन हुआ था किसान को 2,000 देने के लिए, क्यों तिजोरी खाली कर रहे? किसान को देने के जगह में आप लोग करोड़ों में लूट रहे हैं। किसान का टोटल हिंदुस्तान के किसान का 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा नहीं है, 70,000 ज़्यादा से ज़्यादा होगा। शरद पवार जी ने 2007-8 में कर्जा माफ़ी किया था, उसमें 72,000 का था करोड़ का, अभी उससे कम होगा। पूरा किसान का जो आज किसान का जो समस्या है, प्याज की है, सारे लागत मूल्य नहीं मिल रही, लागत मूल्य से 63% कम मिल रहा है, तो किसान का ऋण कैसा वापस जाएगा? आत्महत्या इसलिए हो रही। सारे किसान ये सरकार से इतनी परेशान है कि पूरी मतलब अभी हमारा खरीफ हंगाम चालू है, इसमें जो हमारा कृषि निविष्ठा है उसमें BBN है, खत है, दवाएं पूरी महंगी हो गई। लेकिन थर्ड टर्म बनती है, पीएम मोदी फिर से मोदी जो है पीएम बन जाते हैं, सीधा ही कैबिनेट में जाते हैं और सबसे पहला जो फैसला लेते हैं वो किसानों के लिए लेते हैं, उनकी किस्त जो है रिलीज कर देते हैं। तो सरकार तो बार बार यही बता रही है कि किसानों के लिए अगर कोई बेहतर सोच रहा है तो मोदी सरकार सोच रही है। देखिए, एक मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है। किसान को 2,000 रुपये आप क्यों दे रहे हैं? किसने मांगा था? आंदोलन कभी हुआ था? हम लोग कह रहे हैं कि हमारे दूध की लागत मूल्य, गाय का दूध 48 रुपीज़ पर लीटर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको 48 रुपीज़ दो। भैंस का दूध 58 रुपीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो दो। आज देश में 65 करोड़ लीटर पर डे का डिमांड है दूध का, और हिंदुस्तान में 16 करोड़ लीटर दूध है। ये डिफरेंस 4 टाइम है, 3 टाइम। ये भारत में 55% से लेके 65% तक दूध में और अनाज में मिलावट है। ये मिलावट ये सरकार की वजह से। सरकार अगर हमारे देखिए दूध का पैसा सही देती है तो आपको डिमांड पूरी हो जाएगी, मिलावट को रोक दिया जाएगा। आपको क्या लगता है अब जब थर्ड टर्म है, क्या वाकई में अब संसद का सत्र होगा? क्या लगता है क्या ये तमाम मुद्दे एक बार फिर से विपक्ष उठाएगा और मजबूती के साथ सरकार उस पर जवाब देगी? नहीं, सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा। और किसान ने जो मुद्दे उठाए, अभी हमारा 13 महीने का आंदोलन हो गया, 600-700 किसान की इसमें शहीद हो गए किसान। हम लोग बोल रहे हैं कि ये शहीद किसानों की आत्मा खाली नहीं जाएगी, सरकार को छोड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन सरकार ने एक बार नहीं माना कि किसान शहीद हुए, लगातार यही बातें बोलती गई, किसानों को कभी माओवादी, बहरहाल इस तरीके से संबोधित करते रहे। लेकिन बड़ा मामला एक बार फिर से चुनावों के बाद EVM का खड़ा हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या EVM पर सरकार और देश की जो पूरी न्याय व्यवस्था है वो गंभीरता से इसको लेने वाली है? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते थे 4 PM दिल्ली।